हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देखना चाह रहे हैं और देखेंगे भी कि जो आपकी कलाम प्री रीड मॉडल पे आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि मनोविज्ञान है, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं। CDP यानी जो आपकी मनोविज्ञान है उसी से संबंधित 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुरुआत में। तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो पहला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि जीन पियाजे के अनुसार है बालक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में है, यानी अगर बालक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में है तो उसकी क्या विशेषता है, इसमें से आपको चूज करनी है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे जो अमूर्त एवं परिकल्पित तार्किकता और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है, तो ये आपके औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हालांकि आपने ये जीन पियाजे पढ़ा हुआ था, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहले नंबर की होती है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरे नंबर की होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरे नंबर की होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त सक्रियात्मक बोलते हैं, और 4 नंबर की स्टेज होती है जिसे फॉर्मल, या आप इसे फॉर्मल के अलावा एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। यानी आप फॉर्मल बोल दीजिएगा या एब्स्ट्रैक्ट, इसे ही आप औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसी की एक विशेषता पूछी थी और इसकी विशेषता 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगी, जिसकी उम्र होती है 11 वर्ष के बाद। ठीक है, तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी और ऑप्शनों की बात करें तब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सभी चीज़ों को देखते हुए चले। जैसे ये 2 नंबर ऑप्शन है, ये घर केंद्रीकरण एवं अनुत्क्रमणीय सोच में आबद्ध, तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, 2 नंबर की अवस्था, तो उसकी एक विशेषता होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। प्री ऑपरेशनल जिसकी उम्र 2 से 7 वर्ष होती है ना, ये उसकी एक विशेषता होती है, जिसमें बच्चे एक साइड ही सोच पाते हैं। ठीक है, यानी जिसे बोलते हैं सेंट्रेशन। ठीक है, और इसके अलावा इन्वर्जन ऑफ थॉट, यानी इसका मतलब होता है अनुत्क्रमणीय सोच आबद्ध का मतलब होता है कि वो वन साइडेड ही सोच पाते हैं किसी बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार ये विशेषता हो जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे यहाँ पे हिंदी में कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। अब 3 नंबर ऑप्शन दे रखा था संरक्षण वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में अक्षम होते हैं। अगर ये अक्षम यानी अक्षम मतलब सक्षम नहीं है, तो निश्चित तौर से ये भी आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था की विशेषता हो जाएगी। अगर यहाँ पे ये सक्षम होते, अगर ये नहीं शब्द नहीं होता यहाँ पे, तो फिर ये पता है मालूम है ये किसकी विशेषता हो जाती है। अगर ये नहीं होता यहाँ पे, तो ये फिर आपकी जो 3 नंबर की अवस्था होती है जीन पियाजे की मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जिसे आप मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र होती है 7 से 11, और ये जो इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये ऑपरेशनल है जो ऊपर लिखी है, ये वाली स्टेज लास्ट में लग जाती है, तो ये उसकी विशेषता है। जैसे संरक्षण है, इसमें संरक्षण में ये होता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन के बारे में जानकारी हो जाती है। वर्गीकरण करता है बच्चा, क्रमबद्ध में सजा देता है सभी चीज़ों को, वस्तुओं को, तो ये उसकी विशेषता है। 4 नंबर ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। ये कहीं ना कहीं प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता होती है। ओवरऑल इस क्वेश्चन को एक बार रफ कर दे हम, तो आप ये देखें इसमें पूछा था हमें औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, और बाकी जो विशेषताएं दे रखी हैं वो सभी दे रखी हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज की। समझ रहे होंगे ना, जो भी विशेषताएं दे रखी हैं 2, 3, 4 नंबर पे, वो सभी विशेषताएं दे रखी हैं ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जिसे आप कहते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। हालांकि मैं नीचे लिखा था पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हालांकि समय लगेगा, और आप अगर डायरेक्टली आंसर देखना चाह रहे हो तो आप इसके ऊपर के आगे देख सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 नंबर की अवस्था की विशेषता पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो इस प्रकार पूछा है कि लिखते समय किसी बालक द्वारा पेन या पेंसिल को पकड़ने के लिए उंगलियों के उपयोग से पूर्व अपने पूरे हाथ का प्रयोग विकास के किस सिद्धांत को निरूपित करता है। अब एक बात करें, आपने पढ़ा हुआ सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो हम एक जब डेवलपमेंट का पढ़ते हैं यानी विकास पढ़ते हैं, तो उनमें आते हैं टॉपिक, कुछ टॉपिक दे रखे हैं जैसे सेफेलोपोडल, ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ये विकास के सिद्धांत में ही आते हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि जो प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है ना, इसका मतलब होता है कि पहले वो अपने पूरे हाथ से काम करता है, फिर वो विशिष्ट करने लगता है। विशिष्ट में से ये है, पहले पूरे हाथ से कर रहा था, अब उंगलियों से कर रहा है, तो हाथ से कर रहा था वो सामान्यता काम, ठीक है, वो अब जो उंगलियों से करेगा फिर वो विशिष्ट हो जाएगा।
तो सामान्य से विशिष्ट की ओर ये आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है विकास, ठीक है। हालांकि इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो ये कहेंगे केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, और या केंद्र से परिधि की ओर, ये केंद्र से परिधि की ओर, ये पर्यायवाची शब्द मिलेंगे आपको इससे संबंधित, ठीक है। केंद्र से बाहर की ओर और केंद्र से परिधि की ओर कह सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर कह सकते हैं। ये सभी हैं आपके प्रॉक्सिमो डिस्टल की विशेषताएं होती हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा था, पहले पूरे हाथ से का प्रयोग करता है फिर विशिष्ट करने लग जाता है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सेपेलो कोडल दे रखा है, ये भी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है हमारा विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है, यानी पहले सिर का विकास, फिर गर्दन का, फिर छाती का, फिर पैरों का विकास, इस प्रकार क्रम होता है, ठीक है। अब केंद्र का तो बता ही दिए प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका 2022 की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ और टाइप से पूछा था, यहाँ पे कुछ और टाइप से पूछा है। ये कह रहा है कि यूरी ब्रॉन फैन ब्रेनर के मतानुसार सामाजिक प्रथाएं एवं सांस्कृतिक मूल्य बालक के किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। तो ये हो जाएंगे आपके बृहद मंडल, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैक्रो सिस्टम। जब आप यूरी ब्रॉन ब्रेनर को पढ़ेंगे तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था बायो इकोलॉजी, यानी जैव पारिस्थितिकी के नाम से एक सिद्धांत दिया था। ये लिख रहा है ना पारिस्थितिकी तंत्र, तो लास्ट में सिस्टम और लगा देते हैं हर शब्दों में ये, ठीक है। तो इसे कह सकते हैं बायो इकोलॉजी सिस्टम कह सकते हैं, सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि बच्चे के चारों जो वातावरण होता है ना, या एक तरह से पारिस्थितिकी इन्होंने शब्द ज़्यादा यूज किया है, हालांकि जो वातावरण होता है तो उसमें उन्होंने कुछ सिस्टमों में बांट रखा था अपना सिद्धांत। जैसे पहले नंबर पे आता है उसे माइक्रो कहेंगे, ये वाला, ठीक है। 2 नंबर पे आता है आपका मीजो, ये वाला। 3 नंबर पे आता है एक्जो, ये वाला। 4 नंबर पे आता है ये आपको मैक्रो। 5 नंबर पे आता है क्रोनो सिस्टम, ठीक है। ये 5 भागों में बांट रखा है। तो जिनमें से हमें एक विशेषता पूछी है, कौन सी, कि जो भी सामाजिक प्रथाएं होती है ना और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं यानी समाज में, तो ये 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है ना, यानी मैक्रो सिस्टम, इसकी एक विशेषता होती है। जो क्रोनो सिस्टम लिखा है ना, इसमें जैसे तलाक हो जाए पेरेंट्स का, ठीक है, तलाक, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या घटनाएं बोल सकते हैं, तो ये सभी आते हैं, इनकी विशेषता होती है, ठीक है। हालांकि जो माइक्रो सिस्टम होता है इसमें तो घर परिवार वाले सदस्य आ जाते हैं। मीजो सिस्टम है जो, जैसे कि पड़ोसी हो गए वो आ जाएंगे, टीचर आ जाएगा इसी में, ठीक है। इसी प्रकार विशेषता होती है इन सभी की। तो उनमें से केवल हमें तो इस मैक्रो वाले की विशेषता पूछी थी, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। आप एक्जो की याद रख सकते हैं, और एक कौन सा छूटा था मुझसे, बस यही छूटा था, इसकी विशेषता आप याद रख लें। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता देता, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है। इसमें बताएं निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जो एक प्रतिभाशाली बालक की है। देखो प्रतिभाशाली यानी जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं ना, उनकी विशेषता पूछी है। टर्मन कहते हैं इनके बारे में, हालांकि और भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन टर्मन फेमस है इस वजह से क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ये कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि है या IQ है ना वो 140 से ऊपर होती है ना, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इनमें से कौन सी होगी प्रतिभाशाली की विशेषता। तो आप सभी ऑप्शनों को आप खुद से भी पढ़ें, तो हम कहेंगे शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की जो योग्यता होती है वो आपके प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। एक ऑप्शन इसमें अच्छा दे रखा है ये वाला कि मौलिक समाधानों के बारे में सोचने की क्षमता, ये फिर आपके जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं ना उनकी विशेषता होती है, ठीक है। सृजनात्मक बच्चे बोल सकते हैं, उनकी विशेषता हो जाएगी ये। बाकी धारा प्रभाव में पढ़ने की कमी, तो ये तो जो भी पिछड़े बालक हों, अलावान्वित वो, तो उनकी भी हो जाएगी विशेषता ये, तो ठीक है। बाकी आसानी से विचलित होने वाले की आदत, तो कहीं ना कहीं आपने ये विकासात्मक विकार पढ़े होंगे, तो ADHD ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार बोलते हैं इसे, ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार, तो ये उनकी विशेषता हो सकती है, ठीक है। तो हमें तो केवल पूछा था प्रतिभाशाली की, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कोलबर्ग के अनुसार है नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। तो नैतिकता का कौन सा स्तर होगा ये। अगर आपने लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ा हो तो ये जीन पियाजे का शिष्य रहा है, क्योंकि जीन पियाजे ने शुरुआत की थी नैतिक विकास सिद्धांत की। फिर हालांकि जीन पियाजे ने ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि वो अपने संज्ञानात्मक विकास पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, इस वजह से।
तो फिर इनका ये शिष्य था कॉल कॉलबर्ग, तो इसने फिर इसको बढ़ाया था आगे। तो इन्होंने ही मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसे नैतिक विकास सिद्धांत कहते हैं, जिसमें 3 लेवल बताए थे और आपकी 6 स्टेज बताई थी। ठीक है, वो क्वेश्चन ये हमें पूछा है कि जब आप समाज में रह रहे हैं तो समाज के जो भी आपके मानदंड और नियम है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि उनके जो समाज के लॉ हैं और उनके ऑर्डर हैं, यानी आप कह सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी कौन सी अवस्था है जो नैतिक विकास सिद्धांत में आपके कॉलबर्ग ने बात की है। जब आप 3 लेवल की बात करते हैं तो लेवल नंबर 2, यानी पहला लेवल मैं बता ही देता हूँ, पहला लेवल, दूसरा नंबर, तीसरा। तो इसमें क्या होता है, जो पहला होता है उसे बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा होता है जिसे बोलते हैं परंपरागत, जो होता है कन्वेंशनल। तीसरा होता है पोस्ट कन्वेंशनल, ये वाला, जैसे कह सकते हैं पश्चिम परंपरागत या उत्तर परंपरागत। ठीक है, तो कोई भी नाम दे सकता है ये। अब ये ध्यान रखें, देखो पूर्व परंपरागत में 2 स्टेज है, 1 नंबर की, 2 नंबर की। आपके जो परंपरागत है या कन्वेंशनल है, इसकी 3 नंबर की अवस्था और 4 नंबर की। और जो आपके पश्चिम परंपरागत है, इसमें 5 नंबर की और 6 नंबर की, ये अवस्थाओं में डिवाइड कर रखा है। यानी लेवल 3 हो जाते हैं जैसे मैंने बात की, और स्टेज 6 हो जाएंगे क्योंकि मैंने क्रमांक दे रखे हैं। ठीक है, तो जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, यानी समाज के जो भी मानदंड और नियमों की बात करते हैं, तो वो आपकी ये 4 नंबर की अवस्था है ना, यानी जो परंपरागत स्तर है, इसमें जो 2 अवस्थाएं होती हैं, एक तो 3 नंबर की, 4 नंबर की। तो 4 नंबर की अवस्था होती है ना, वही होती है लॉ एंड ऑर्डर की, यानी जो समाज के नियम हैं हम उन्हें मानेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर जो भी कानून होते हैं उनके अनुसार हमें जेल होना या पुलिस पकड़ ले जाएगी, उस प्रकार की ये कहानियाँ बनती हैं। और जो हेंज के नाम से ये फेमस है, ये पूरा कह सकते हैं सिद्धांत इसी पर डिपेंड है, इसी की कहानी के आधार पर ही बहुत सारे शब्द दिए गए इसमें सिद्धांत में। तो ओवरऑल हमें तो ये निकालना था आंसर, तो हम ऑप्शन नंबर बी पे ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की 4 नंबर की अवस्था अगर लेवल पूछे तो सेकंड ये हो जाएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें केवल लेवल ही पूछा है, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इतनी सारी मैंने कहानियाँ बताई हैं, आप भी लिंक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसी सिद्धांत से बात हो रही है। और ये आपकी लॉ एंड ऑर्डर जो 4 नंबर की अवस्था है, नियम एवं कानून की, उसी से संबंधित होती है। तो ये आपके परंपरागत स्तर में आती हैं या लेवल 2 में आती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जो पूछा है कि निम्नलिखित में एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा अर्थपूर्ण अधिगम घटित होता है, यानी मीनफुल लर्निंग इसमें से कौन से ऑप्शन में घटित नहीं हो रही है, तो वही बताना है। रट्टा मारना और या कंटेस्ट करना, ये तो गलत ही हो जाएगा। जब आप मीनफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है आप जो भी चीज़ अधिगम कर रहे हैं वो समझ रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, यानी आउटकम इसके कैसे हो, मीनफुल हो, जो भी आप सीख रहे हैं उसके। तो ये रटने की बात तो करते ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बाकी पुनरावृत्ति अभ्यास होता है, इसमें निर्देशन और संचालन भी होता है, पारस्परिक जो भी आपके विचार विमर्श या अन्वेषण होंगे ये भी होता है, किसमें, अर्थपूर्ण अधिगम में। लेकिन जो 4 नंबर की विशेषता है वो नहीं होगी, रटने जैसी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कथनों में से असत्य कथन चयन कीजिएगा। आप सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना, जैसे देख ही लेते हैं कि मानव जीवन का आरंभ है मूलतः एक कोष युग्मनज से घटित होता है। मेल के गैमेट्स, मैं समझा दूँ, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो मेंटल तो पढ़ा होगा आपने, मेल और फीमेल, इनसे जो भी युग्मक मिलते हैं ना, तो इनसे फिर एक कोशिका बन जाती है इन युग्मकों से, उसे 2n बोलते हैं। 2n का मतलब होता है एक तरह से जायगोट होता है वो। इस जायगोट एक कोशिकी हो जाता है ये दोनों मिलने के बाद, तो इसी से हमारा जन्म होता है। तो वही तो कह रहा था, एक कोश युग्मनज से घटित होता है, तो ये बात तो सही है। एक है जीन को आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है, सबसे छोटी इकाई यही होती है। देखो आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो गुणसूत्र तो नाम सुना होगा, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। और गुणसूत्र की कुछ स्ट्रक्चर आपने देखी हो, कहीं पढ़ा हो, तो साइंस इस प्रकार की होती थी, उन्हीं पे पाए जाते हैं ये जीन। इसलिए ये कहते हैं कि आनुवंशिकता की इकाई होती है। मैं इसे क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी रीड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से वो भी साइकोलॉजी में ही पूछा है। तो जीन है वो आनुवंशिकता की इकाई माना जाता है, तो ये समझे होंगे। बाकी है मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक है, यहाँ पे ये कह रहा है। हालांकि एक देखा जाए, जब आप वृद्धि एवं विकास पढ़ेंगे, जब शुरुआत का चैप्टर यही होता है विकास एवं वृद्धि या वृद्धि एवं विकास, कुछ भी बोल दीजिएगा, तो इसमें हम यही तो चीज़ें पढ़ते हैं कि वंशानुक्रम यानी जो हमारे पेरेंट्स के लक्षण है वो बच्चों में आते हैं, उसे हम वंशानुक्रम कह देते हैं या हेरिडिटी।
और जो वातावरणीय कारक हैं, जब हमारा जन्म हो जाता है तब हम वातावरण में आते हैं, तब वातावरण का प्रभाव अलग रहता है। तो हम ये कहते हैं दोनों का सामंजस्य होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ये अलग ही सेंटेंस ले गया हमें, खींच के देखो, मानव विकास को प्रभावित करने वाला वंशानुक्रम एक वातावरणीय कारक होता है। ये तो अलग है, ये अलग है, जबकि ये कह रहा है कि एक ही है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, जो मेंडल कक्षा 10th में पढ़ा होगा आपने, तो वो आपका हेरिडिटी का फादर कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आनुवांशिकी का जनक। अगर जिन्होंने जुलाई 2022 की पात्रता दी है तो उन्हें ध्यान होगा, मेंडल से भर के क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो है 8 नंबर। ये कह रहे हैं, एरिक्सन ने मनुष्य सामाजिक सिद्धांत की अवस्था पहले बनाव अपराध का बोध का संबंध है विकास की किस अवस्था से माना जाता है। देखो, पहले बनाव अपराध ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर हम मनुष्य क्या है, एरिक्सन का पकड़ो, इसे इधर लाओ। देखो, इन्होंने मनुष्य सामाजिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने सिद्धांत में 8 स्टेजें बताई थी, और 8 स्टेजों में अगर जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें 1 नंबर की अवस्था, 4 नंबर की और 5 नंबर की, पूरा सिद्धांत इन्हीं पर टिका हुआ है। और पूरे सिद्धांत, और कोई भी परीक्षा हो, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, या रीट हो, या आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, या फर्स्ट ग्रेड, उन्हें यही 3 अवस्था पूछनी है। हालांकि ये तो कराम का इस वजह से इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन बन जाए। हालांकि ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीधा सीधा। ये पहले नंबर की अवस्था की विशेषता ये होती है, हालांकि नाम याद रखो, यही पूछा जाता है, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी आप कह सकते हैं विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहते हैं इसे, पहले नंबर की। 4 नंबर की अवस्था होती है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फिनिटी, परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता, ये अवस्था की एक विशेषता है। 5 नंबर की होती है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन, तो हम कहेंगे पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, बनाम भूमिका भ्रांति। अब देख लीजिएगा, ये तो बिल्कुल शैशव अवस्था से संबंधित हो जाएगी। ये वाली होगी जो आपकी बाल्यावस्था की उम्र होती है ना, उससे संबंधित होगी, और ये वाली है ना, ये किशोरावस्था से संबंधित होगी। बस ये याद रखो, आपका क्वेश्चन पक्का 1 नंबर का यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस के, मैंने तो जितने भी क्वेश्चन देखे वो इन 3 अवस्थाओं से ही देखे, ठीक है। और जब आप डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, विकास, तो विकास में यही सिद्धांत पढ़े जाते हैं, जैसे जीन पियाजे हो गया, एरिक्सन हो गया, वाइगोस्की हो गया, और बांडुरा हो गया, ठीक है। और भी मनोवैज्ञानिक आते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्हीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। और मैंने बताया वो 3 अवस्था याद रखें, और जब भी आप थ्योरी पढ़ें तो इन चीज़ों का रिवीजन ज़्यादा करें, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं इन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम की विशेषता नहीं है। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़िएगा, ठीक है। तो इनमें से जो 3 नंबर की है ना, अधिगम सदैव है बाह्य दृष्टिगत होता है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। हालांकि ये आंतरिक होता है, लेकिन सदैव ही बाह्य हुई तो ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सभी ऑप्शन सही थे ये वाले, ठीक है। जो गलत था वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। और बाकी आप अधिगम पढ़ेंगे तो सबसे सिंपल चैप्टर यही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं अधिगम से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 10वां, कि रॉबर्ट गेनी के अनुसार है अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा होगा, जिसे आप कह रहे हैं यहाँ पे देखिए हाईएस्ट स्टेज कौन सी है, तो वो हो जाएगी समस्या समाधान विधि, या सॉरी समस्या समाधान विधि क्यों, समस्या समाधान हो जाएगी। जब रॉबर्ट गेनी को पढ़ेंगे ना आप अधिगम के अंतर्गत, तो ये इन्होंने क्या है, सीखने की पदानुक्रमी की दी थी, सीखने की पदानुक्रमी, ठीक है। तो जिसे हायरार्किक थ्योरी बोलते हैं, शायद लर्निंग की हायरार्किक थ्योरी बोलते हैं, जिनमें इन्होंने बताया था कि जो भी सीखते हैं ना वो 8 स्टेजों में सीखते जाते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने इसकी एक ट्रिक है, मैंने याद कर रखी है कि SSC वर्सेस TCRP, ये 8 स्टेज हैं। देखो आप हिंदी में कैसे याद रखते हो मुझे पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में रखोगे तो फंसेंगे नहीं। हालांकि देखा जाए तो हिंदी इतनी टफ भी नहीं आती कि जिससे लिंक ना कर पाए, तो चाहे आप इंग्लिश में याद रखें या हिंदी, वो आपकी चॉइस है। मैंने तो याद करने के हिसाब से ही बना रखी है। पहली होती है सिग्नल, ठीक है। दूसरी होती है आपकी जिसे SR बोलते हैं, यानी स्टिमुलेट रेस्पॉन्स के थ्रू सीखना, जो थॉर्नडाइक वाला था। और ये सिग्नल था, ये आपके पाउडर वाले से सीखना था, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और ये C है ना, इसका मतलब होता है आप चेन यानी श्रृंखला के द्वारा सीखना। V का मतलब होता है वर्बल यानी शाब्दिक सीखना। D का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदन के द्वारा सीखना। और C का मतलब होता है कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्यय के थ्रू सीखना। R का मतलब होता है रूल, रूल का हिंदी अर्थ होता है नियम, नियम के थ्रू सीखना। लास्ट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग,
जिसे कहते हैं समस्या समाधान। तो यही पूछी थी कि जो हाईएस्ट या सर्वोच्च स्तर कौन सा है, तो वो समस्या समाधान होता है। हालांकि ये चीज़ जब आप इंग्लिश याद होगी ना तब इसको फॉलो कर सकते हैं इस ट्रैक को, अदरवाइज आप जैसे भी सीखे ना उन्हीं क्रम को याद रखें। और ये सिंपल है। पहला हमें तो यही पूछा था सर्वोच्च स्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो संगीत अधिगम है ना ये पहला हो जाएगा। संप्रत्यय वाला के नंबर पे था, कॉन्सेप्ट ये वाला ये हो जाएगा 6 नंबर का। श्रृंखला यानी चेन लर्निंग ये कितने नंबर पे थी, 3 नंबर पे, तो ये 3 नंबर की स्टेज हो जाएगी। तो इस क्रम और ये लास्ट वाली है ये 8 नंबर की हो जाएगी। तो 4 तो ऑप्शन में दे रखी है, 4 इनमें से आप कनेक्ट कर लीजिएगा, तो इस प्रकार ये 8 हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट गेने हर बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इस प्रकार के मिलान भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक तरफ तो आपको मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, दूसरी तरफ संप्रत्यय या उनसे संबंधित सिद्धांत। जैसे पहला दे रखा है कैटल। कैटल को आप बुद्धि चैप्टर में ही पढ़ेंगे ज़्यादातर है। तो इन्होंने क्या बताया था कि फ्लूइड एवं क्रिस्टलोइड, यानी आप कह सकते हैं तरल एवं ठोस बुद्धि, इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। ठीक है, तो ये बात सही है। इंग्लिश में दे रखी है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइट बुद्धि। ठीक है, बुद्धि और लगा दीजिएगा पीछे। ठीक है, बाकी ये स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी कब 1904 में, जिनमें एक तो सामान्य कारक होता है, एक विशिष्ट, जिसे आप एक जी कारक बोलते हैं, एक एस कारक। जी का मतलब जनरल फैक्टर, एस का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। बाकी गार्डन की बात करें तो ये तो फेमस है बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसे आप बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डन ने दिया था, जिसमें 9 प्रकार बताए थे बुद्धि के। या बुद्धि तो प्रकार तो नहीं बोलेंगे, एक तरह से फ्रेम या आयाम बोल सकते हैं। ठीक है, या तो फ्रेम कह दीजिएगा या आयाम। बाकी स्टर्नबर्ग है ना, ये आप स्टर्नबर्ग हैं, इन्होंने बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत दिया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टर्नबर्ग का, क्योंकि इससे क्वेश्चन रीट में पूछे हुए हैं कई बार। तो इनकी बुद्धि का ट्राइआर्किक या इसे ही त्रिचापीय सिद्धांत भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इनका मिलान कर लीजिएगा, 1 का 2 से, एक तो इसमें, एक इसमें, 2 का 1 से, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 3 का 4 से, 3 का 4 से, तो ये केवल इसमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डिस्प्लेक्सिया के लक्षणों में से एक है। ये आपकी डिसेबिलिटी से संबंधित होते हैं। जब भी आप विकासात्मक विकार पढ़ेंगे उसमें भी मिल जाएगा, या जो डिसेबिलिटी संबंधित विशेषता होती है उनमें भी मिल जाएगा ये। ठीक है, तो इनमें सभी को देख लीजिए। एक तो होती है आपकी डिस्ग्राफिया। ठीक है, डिस्ग्राफिया हो गई, और आपकी एक तो यहाँ पे दे रखी है डिस्ग्राफिया, और एक होती है डिस्कैलकुलिया। और क्या होती हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया जो इसमें दे रखी है। और कौन सी हो गई इनके अलावा, और भी है, 4 आती हैं मुख्यतः तो, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्लेक्सिया, और कौन सी होती है, एक होती है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये होती है मुख्यतः, एक होती है अफेसिया। इनके अलावा और भी होती हैं, ये सभी डिसेबिलिटी है। तो देखिएगा, इसमें पूछा था डिस्प्लेक्सिया। ठीक है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि एक कलम पकड़ने तथा लिखने में समस्या। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सुनते जाइएगा, डिस्ग्राफिया यानी ग्राफिया का मतलब होता है लेखन संबंधी जो भी अक्षमता पाई जाएगी ना आपके अंदर वो होगी। डिस्कैलकुलिया का मतलब होगा जो भी गणनाओं संबंधित जो डिसेबिलिटी पाई जाएगी वो हो जाएगी। डिस्प्लेक्सिया जो हमें क्वेश्चन पूछा था इसे बाद में देखेंगे, पहले देख रहे हैं डिसलेक्सिया, ये होगी रीडिंग डिसेबिलिटी यानी पढ़ने से संबंधित जो भी डिसेबिलिटी होगी वो इससे संबंधित। अफेसिया का मतलब है आप बोल नहीं पा रहे हैं, ये है यानी बोलने से संबंधित डिसेबिलिटी, ऐसे बोल सकते हैं। आप बोल नहीं सकते ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने में प्रॉब्लम हो उससे संबंधित हमने छोड़ दिया था एक डिस्प्लेक्सिया। डिस्प्लेक्सिया में सभी विशेषताएं आ जाती हैं, चाहे कलम पकड़ने की हो, लिखने की हो, बोलने की हो। ठीक है, आप शुद्ध पढ़ नहीं पा रहे हैं तो भी हो जाएगी। और क्या है, और आपकी मसल्स सही काम नहीं करती हैं, मसल्स यानी जो मांसपेशियां हैं वो सही काम नहीं करती हैं। तो ये है, यानी कह सकते हैं जो ओवरऑल सभी विशेषता है ना वो डिस्प्लेक्सिया की हैं, ये सभी ऐसे कह सकते हैं। तो ये कॉमन होती है, यानी कह सकते हैं इसमें हमारी मसल्स काम नहीं करती हैं, और जितनी भी विशेष डिसेबिलिटी होती है ना इसके अंदर सभी आ जाती हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो जी, लिख रहे हैं भाषा के उच्चारण में समस्या, तो यह अफेसिया की विशेषता हो जाएगी। गणती गणना करने में समस्या, तो यह आपकी डिस्कैलकुलिया से हो जाएगी संबंधित।
वर्तनी समझने में समस्या, तो वर्तनी समझने में समस्या का मतलब वही हो जाएगा डिसलेक्सिया। कहाँ पे है, ये रहा, इससे मिलान हो जाएगा। तो ओवरऑल जब आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उनमें ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक 17 वर्ष की महिला समान परिस्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा खाए गए भोजन से अधिक और बेमिसाल मात्रा में भोजन करती रहती है, उसके बाद भी प्राय सप्ताह में 3 या 4 बार बलात् उल्टी कर देती है। वो महसूस करती है कि इस पर उसका नियंत्रण नहीं है। अधिक संभावना है कि वह निम्नलिखित में से किससे ग्रस्त है। तो इसे बोलते हैं इसे क्या बोलेंगे, बुलिमिया नर्वसा या एनोरेक्सिया नर्वसा। तो इसे बुलिमिया नर्वसा बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी आप समझे होंगे जो भी स्टेटमेंट है आप देखेंगे ये मतलब ये कि वो अधिक खा लेता है और फिर 2 से 3 बार या 3 से 4 बार उल्टी भी कर देता है, और उसका ये कि उसका नियंत्रण नहीं रहता है। इस प्रकार की ये सभी विशेषताएं वो आपकी बुलिमिया नर्वसा से संबंधित हैं जो स्टेटमेंट दे रखा है। एक होता है एनोरेक्सिया नर्वसा। इसमें क्या है, जो भी लेडीज होती हैं अपने आप को एक तरह से मॉडल कह सकते हैं, या एक एग्जाम्पल ऐसा लें, जो भी एक्टर्स होती हैं, जो यानी हीरो नहीं बोल सकते हैं या एक्टर्स बोल सकते हैं, तो ये जो होते हैं ना, जो अपने आप को दुबला पतला रखने के लिए भोजन नहीं करते, तो ये उन्हीं की विशेषता होती है एनोरेक्सिया नर्वसा। या अपने आप को सुंदर रखने के लिए या अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो कुछ भी विशेषता इसमें ऐड करके पूछी जा सकती है, वो एनोरेक्सिया नर्वसा होती है। वो अधिक भोजन कर लेना वो बुलिमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपको सूची फर्स्ट और एक तरफ सूची सेकंड है। एक तरफ तो घटनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित मनोविज्ञान दे रखे हैं। तो इनमें है जो सही है वो चूज करना है हमें। तो ये कह रहा है प्रेक्षण अधिगम। जब भी आप ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो अल्बर्ट बांडुरा को पकड़ लीजिए, कहाँ पे, ये रहा। तो पहले का तीसरा किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर कह रहा है संज्ञानात्मक मानचित्र यानी कॉग्निटिव मैप। तो कॉग्निटिव मैप की बात करेगा ना तो वो करेंगे आपके स्किनर। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा था इस प्रकार का, इससे पहले तो किसी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछा हो तो अलग बात है, नहीं ऐसा रीट में तो नहीं पूछा है पहले, ठीक है। ये कह रहा है 3 नंबर ऑप्शन भिन्न उद्दीपनों का साचार। जब भी साचार की बात आ जाएगी तो निश्चित तौर से वहाँ पे होंगे अपने पावलर जी जो कुत्ते पर प्रयोग किए थे उसकी लार ग्रंथि पर। 4 नंबर ऑप्शन है अधिगम संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाता है, तो वो आपकी वाइगोस्की कहते हैं इस बात को, ठीक है। तो ओवरऑल ये सभी की अपनी अपनी विशेषता थी, उस आधार पर पहचान सकते थे। जैसे साचार पावलर हो जाएगा, और प्रेक्षण की बात करते हैं यानी ऑब्जर्वेशन की, तो वो आपके बांडुरा हो जाएंगे। इस प्रकार 2 भी मिल जाते ना तो भी आप पहुंचाते थे अपने आंसर पे। जैसे पहले का तीसरा सभी में, फिर है तीसरे का चौथा किसमें, यानी इसमें तीसरे का चौथा केवल एक मात्र इसमें था, इसी से आंसर लग जाता हमारा बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। बाकी अगर आप मालूम नहीं थे तो बी। इनसे यही आसानी होती है कि आपको 1-2 मालूम है तो ओवरऑल आंसर सही हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सृजनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का सही तरीका नहीं है। तो हम कहेंगे धन का प्रस्ताव रखना, ये तो कोई भी सृजनशील बालक की विशेषता तो नहीं होगी। बाकी ये विशेषता हो जाएंगी जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग, मस्तिष्क प्रतिकरण या डायरी रखना, ये सभी विशेषता हो जाएंगी। जो 4 नंबर की विशेषता है वो नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उपलब्धि अभिप्रेरणा के संप्रदाय के सिद्धांत का निर्माण पर अधिकांशतः कार्य किया था, ठीक है। यानी जो आप इंग्लिश में कहें तो इसे बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। तो ये आपने डेविड मैकक्लेलैंड है ना, उन्होंने ही दिया था ये सिद्धांत 1961 में। इनके सहयोगी रहे थे एटकिंसन, तो ये भी पूछा गया है एटकिंसन, ठीक है। ध्यान रखना है चाहे RBSc आप 2nd ग्रेड जो टीचर बनते हैं ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के बने, चाहे मैथ हो, साइंस हो, SHT हो, हिंदी हो या अन्य और भी सब्जेक्ट होती है, तो ऐसा एग्जामिनर अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं ना, तो एग्जामिनर ने ये वाला क्वेश्चन तो विशेष कर पूछा है सभी से, यानी सभी परीक्षाओं में। हालांकि अभी जो 2024 में संस्कृत डिपार्टमेंट की हुई है उसमें भी पूछा है ये क्वेश्चन, तो आप देख लीजिएगा पसंदीदा क्वेश्चन है उस एग्जामिनर का, यानी RPSC का ही, कि इस क्वेश्चन को तो वो डालते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रमुख केंद्र क्या रहा था। तो हम देखेंगे तो वो व्यवहार को लेकर ज़्यादा फोकस किया था, चाहे व्यवहार बोले या इसे परीक्षण बोले या इसे अवलोकन बोले, ठीक है। तो ध्यान रखना है इन्हीं पे ज़्यादा फोकस रखा था। यानी बांडुरा यही कहते हैं कि समाज में हम रहते हैं तो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। सिंपल है, उन्हीं आचरणों को हम अवलोकन करते हैं या परीक्षण करते हैं, उन्हें अपने जीवन में क्या आत्मसात करते हैं एक तरह से।
ठीक है, तो दूसरों को देख कर सीखते हैं, ऐसे कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। हालांकि बात करें तो आप नैतिक शब्द सभी जुड़ रहा है, तो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं इसमें कोड वर्ग तो नहीं आ जाएगा। कोड वर्ग जब यहाँ पे कोई चीज़ कोड वर्ग से संबंधित पूछी जाती है, हमें पूछा तो बांडुरा है, तो हमें तो बांडुरा के हिसाब से ही आंसर देना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही सिंपल है, उन्होंने यही सिद्धांत दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। उनका प्रमुख केंद्र क्या रहा था, तो वो रहा था व्यवहार मीन्स प्रेक्षण, अवलोकन। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के एनसीए 2005 के समस्थितियों के अनुसार कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका कैसा होना चाहिए, तो वो आपके ऑब्जर्व के आधार पर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है जो 19 नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत व्यवसायित क्या लिखा है यहाँ पे, व्यवसायगत हित सुधारों में पाठ्य पुस्तक को लेकर क्या टिप्पणी की गई है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि विभिन्न स्कूलों के मध्य पुस्तकालयों को साझा किया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर है, वो इस प्रकार पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है, तो हम कहेंगे हालांकि इसके 6 स्टेप होते हैं, जिनमें से पहला ही पूछा है समस्या की पहचान करना, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 में एक शैक्षणिक वर्ष में उच्च प्राथमिक यानी लेवल 2 की बात कर रहा है, यानी जो 6 to 8 वाले होते हैं ना उनकी बात कर रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर यानी अपर प्राइमरी लेवल पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटों का उल्लेख किया गया है। तो 6 to 8 में तो 1000 घंटे होते हैं, अगर प्राइमरी पूछता तो 800 कह देते, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 विद्यार्थी के विकसित कौशल तथा ज्ञान का परीक्षण कहलाता है, तो उसे हम एक तरह से अचीवमेंट टेस्ट कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिशों में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि आंतरिक जांच कैसी होती हैं, तो हम ओवरऑल देखें तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। सभी बच्चों का मूल्यांकन करती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मकवाद यानी मनोविश्लेषणवाद है, जिसे आप इंग्लिश में कह रहे हो साइको एनालिटिकल, ठीक है, यानी फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है वो चूज करना है। अगर आप सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो हम कहीं फ्राइड के द्वारा जो प्रयुक्त रचा युक्तियां दुश्चिंता द्वारा उत्पन्न असुविधाजनक भावों से इदम के बर्ताव करने का तरीका है। ये इदम की डायरेक्टली जैसे दुश्चिंता होती है, तो ये ऐसे नहीं कह सकते इदम के कारण होता है, या कह सकते दुश्चिंता है वो इदम के बर्ताव के कारण है, तो ऐसा कहना गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अशुमिलित छांटिए यानी जो गलत है वो छांटना है। सेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण किया था, ये बात सही है। इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, एंडोमॉर्फिक, फिर दूसरा था मीजो, तीसरा था आपका एक्जो, तो ये 3 प्रकार बताए थे। अगर जिन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का भी पेपर दिया है, जो हुआ था आपका दिसंबर कितने को हुआ है शायद ये मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन दिसंबर में ही हुआ, शायद 29 या 30 दिसंबर को, वहाँ पे इनकी एक विशेषता पूछी थी मीजोमॉर्फिक की। क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया था, सेल्डन ने तो सही बांटा था, शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार, ये मैंने बता दिया। स्पेंजर ने सामाजिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया था, तो ये बात सही है, उन्होंने 6 प्रकार बताए थे। हिप्पोक्रेटस ने मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर बांटा था, ये गलत है, मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर तो केवल युंग ने बांटा था, जिन्होंने 2 प्रकार बताए थे, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, तो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि हिप्पोक्रेटस ने तो आपकी बॉडी फ्लूइड के बाद बॉडी फ्लड यानी आप ऐसे कह सकते हैं शरीर द्रव्य के आधार पर बांटे थे, शरीर द्रव्य के आधार पर, ठीक है। बाकी एक केनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर वर्गीकरण किया था, तो ए बी डी ये तो सही है, जो गलत होगा सी नंबर ऑप्शन। ये कह रहा है विषय आत्मबोध परीक्षण में एक व्यक्ति पर कुल कितने कार्ड प्रयोग में आते थे, वो 20 कार्ड आते थे, जिसमें 19 तो कार्ड हुआ करते थे, 1 कार्ड खाली, तो इस प्रकार प्रयोग के लिए दिया करते थे। हालांकि इसे टीएटी बोल रहे हैं, यानी टीएटी मतलब थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये आपके मॉर्गन एवं मुर्री ने दिया था 1935 में, जिसमें टोटल कार्ड हुआ करते 30, 1 खाली कार्ड है, इस प्रकार 31 कहते थे। ये जो टीएटी है वो किसका मापन करता है, ये व्यक्तित्व का मापन करता है, ये रीड में व्यक्तित्व सही है, रीड, और आपके रीड नहीं तो फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शाब्दिक सामूहिक परीक्षण का दोष क्या है, वो चूज करना है हमें इसमें से।
तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसमें से ये सभी हो जाएंगे, यानी जो सभी दोष हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समायोजन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, यानी अगर प्रत्यक्ष नहीं है तो निश्चित तौर से वो अप्रत्यक्ष होगी। सॉरी, इस प्रकार नहीं लिखेंगे, अप्रत्यक्ष इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है। यानी अप्रत्यक्ष विधियाँ पूछी हैं तो ये सभी अप्रत्यक्ष ही तो हैं। तो हमें पूछा था इनमें से प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है, तो कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि उदातीकरण, दमन, परिमीकरण ये अप्रत्यक्ष विधि के उदाहरण होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से बाल अपराध का एक कारण नहीं है। अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कराना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शैक्षिक का मतलब ये शैक्षिक के अलावा जो भी एक्टिविटी आधारित शिक्षा कराती है, शिक्षण कराया जाए तो वो होता है शैक्षिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो आखिरी क्वेश्चन है CDP का, कि व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है, तो किसके आधार पर, हम इन सभी आधार पर कर सकते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। तो हम ये कहेंगे चाहे तो आपकी अचीवमेंट टेस्ट हो उपलब्धि परीक्षण के थ्रू, या पर्सनैलिटी टेस्ट हो तो उनके थ्रू, या अभिक्षमता परीक्षण के थ्रू। ये वाला क्वेश्चन है आपके RPSC सेकंड ग्रेड में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन किए हैं, ये आपके पर्टिकुलर साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, यानी आपके मनोविज्ञान से, ठीक है, या ऐसे मनोविज्ञान कह लीजिएगा या CDP कह लीजिएगा।